नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत जो दिसंबर 2022 नाम से पेपर हुआ था, जिसके पेपर जनवरी और फरवरी 2023 में सीटेट के हुए थे, उसके अंतर्गत जो 6 फरवरी का पेपर हुआ था सीटेट पेपर फर्स्ट मतलब शिफ्ट फर्स्ट का जो CDP का पेपर हुआ था, उसके 30 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कल आपकी जो क्लास है, कल आपकी ज्योग्राफी की मैराथन क्लास दी जाएगी, जिसके अंतर्गत अगर आपका पेपर 2 है, पेपर 2 का पेपर आज आपको देना है और SST है, तो उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो वेटेड होता है SST में वो किसका होता है? जियोग्राफी का होता है। तो जियोग्राफी की कल क्लास मैराथन आपकी ली जाएगी। साथ ही आप अगर प्लेलिस्ट में हमारे जाएंगे तो हिस्ट्री की मैराथन क्लास 5 घंटे की दे दी गई है। तो अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी की ये 5-5 घंटे की क्लास 10 घंटे की देख लेंगे तो आपका 110 नंबर फिक्स है। आपको 110 नंबर कोई नहीं रोक सकता। आप उसके अलावा अगर कुछ पढ़े ना हो, कुछ भी मत पढ़िए, पेपर फर्स्ट की तैयारी करिए, साथ में यही 2 घंटे की मैराथन देख लीजिए, मतलब 2 मैराथन 5-5 घंटे की, तो आपकी 110 नंबर बिना पढ़े आएंगे। और आप अगर पढ़ लेंगे तो आप 120-130 प्लस आ जाएंगे। मेरे खुद के 114 नंबर आए थे। इसमें पहला प्रश्न है कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताएं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता को स्पष्ट चर्चा करता है? बताइए। फिजिकल, गत्यात्मक, सामाजिक या संज्ञानात्मक? तो विकास का कौन सा क्षेत्र है जो बौद्धिक योग्यताएं की स्पष्टता से चर्चा करता है? तो शारीरिक से संबंध होगा। बौद्धिक योग्यताएं देखना हमें, तो गत्यात्मक से होगा नहीं, शारीरिक से होगा नहीं, सामाजिक से होगा नहीं, क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक, ज्ञान से होगा। बौद्धिक योग्यताओं का अगर वो चिंतन और स्पष्टता करता है तो वह किससे हो जाएगा? ज्ञान से संबंधित हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, विकास डैश से डैश की ओर जाता है? बताइए। प्रश्न 2 का उत्तर क्या हो जाएगा? विकास सिर से पैर की ओर जाता ना, सिरापदी मुख इसको कहते हैं ना, सीफैलो, इसको कहते हैं सीफैलो ऑर्डर कहते हैं ना। तो सिर से फैलो, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, तो सिर से पैर की ओर जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश सामाजिकरण का प्राथमिक कारण है? तो ये तो मैं हर बार मैंने बताया है कि परिवार जो है वह सामाजिकरण का है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, परिवार किस में है? सी में है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 का क्या हो जाएगा? सी। परिवार जो है सामाजिकरण का प्राथमिक कारण है और जो विद्यालय है वो सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। प्रश्न 4 देख लेते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो डैश उत्पन्न होगा। तो क्या उत्पन्न होगा? प्रश्न 4 बताइए। प्रश्न 4 का ऑप्शन देखते हैं। अनुकरण हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा, विकास का समीपस्थ। ये तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। तो अगर स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो वो अनुकरण नहीं होगा, ना ही संरक्षण होगा। क्या हो जाएगा? संतुलन हो जाएगा। संतुष्ट परिणाम न मिलने पर संतुलन हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न 5 देखते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? बताइए। वस्तु स्थायित्व किस स्टेज पे आता है? तो वह संवेदी गामक में ही आता है। मतलब वस्तु स्थायित्व मतलब है कि अगर कोई बच्चा चाबी से खेल रहा है और वो चाबी अगर कहीं गुम हो गई या वो उसने कहीं देखी है, तो अगर आप पूछेंगे कि बेटा आपने कहीं चाबी देखी है, तो वह छोटा बच्चा भी बता देगा हाँ मैंने चाबी यहाँ देखी थी, वह आपको लॉक दे देगा। तो वह चाबी का अगर पहचान करने लगता है तो वस्तु स्थायित्व का गुण सेंसरी मोटर स्टेज में ही आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 है कि रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज का पैसा नहीं चुराना चाहिए था क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। वर्तमान से रमन नैतिक विकास के किस अवस्था में? मतलब उसने कहा कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए था, तो रमन नैतिक विकास के किस स्तर पर? बताइए। प्रश्न 6 में क्या हो जाएगा? क्या वह आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास में? नहीं। यांत्रिक उद्देश्य में नहीं है। गुड बॉय गुड गर्ल में भी नहीं है। वो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में उसने कानून के हिसाब से बात की, मतलब उस नियमों के हिसाब से बात की कि उसको पैसा नहीं चुराना चाहिए था, तो वह किस में है? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में है। प्रश्न 7 देखते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए। वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? सामाजिक पृथक्कीकरण अधिगम में योगदान देता है? नहीं। पृथक्कीकरण मतलब आइसोलेट करना, अलग करना, ये तो नहीं कहा था इन्होंने। बच्चों दूसरे के सहयोग के बिना निगेटिव, ये भी नहीं कहा था इन्होंने। संकेत और मदद अधिगम की गति में मदद की इन्होंने बात की थी, पहाड़ की इन्होंने बात की थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो डी इसका अपने आप सही हो जाएगा। डी देख लेते हैं क्या है कि सांस्कृतिक उपकरण अधिगम प्रक्रिया में योगदान। बिल्कुल, सांस्कृतिक उपकरण की इन्होंने बात की थी।
प्रश्न 8 देखते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? बताइए। प्रश्न 8 में देखते हैं ऑप्शन इसके। निष्क्रिय अनुकरण, नहीं, निष्क्रिय अनुकरण की बात नहीं की थी। सहभागी अधिगम हो सकता है। व्याख्यात्मक अधिगम की बात नहीं की थी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग की बात नहीं की थी। सहभागी अधिगम की बात की थी। सहभागी मतलब समाज, सहभाग, इन अगर ये वर्ड कहीं आ गए तो वाइगोत्स्की अपने आप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9 देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? मानकीकृत पाठशाला की नहीं। पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल की नहीं। वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखना बिल्कुल। और सत्तावादी मत का विकास करना नहीं। सत्तावादी हमें कहीं किसी की सत्ता नहीं दिखानी, इसमें कि शिक्षक सत्ता है, शिक्षक के ही सारा अधिकार है। क्या हो जाएगा? प्रश्न 9 का सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 देखते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? सभी बच्चों में एक समान होती है। एक समान योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर कई प्रकार की होती हैं। तो गार्डनर ने क्या कहा था? बुद्धि कई प्रकार की होती है ना, और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। इन्होंने कितने स्तर बताए थे? 8 स्तर बताए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न 10 होगा शायद मेरे हिसाब से, कि अभिकथन और तर्क है। अधिगम का सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तर्क है कि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर निर्भर करता है। क्या ऐसा है क्या? बताइए। प्रश्न 10 में क्या उत्तर हो जाएगा? ऐसा है क्या? भाषा विकास में विद्यालय नहीं, ये गलत हो जाएगा। तर्क ए सही है, आर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। प्रश्न 15 देखते हैं, प्रश्न 12 देखते हैं कि लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं जबकि लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। यह क्या कह रहा है? जेंडर इक्वलिटी दिखा रहा है? जेंडर इक्विटी नहीं, जेंडर एम्पावरमेंट भी नहीं दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? जेंडर रूढ़िबद्धता, मतलब हमारे जो खुद से बनाए हुए सिद्धांत हो गए हैं जो गलत होते हैं वही दिखा रहा है। जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, रूढ़िबद्ध धारणाएं जो हमारी बन जाती हैं वही है जेंडर स्टीरियोटाइप। बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को किस आधार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? बताइए। प्रश्न 13 में देखते हैं ऑप्शन कि जो बच्चों की अधिगम शैली की भिन्नताएं होती हैं उसे संबोधित कैसे नहीं करना चाहिए? उन्हें बहुविध तरीके से जानकारी प्रस्तुत करके, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने का अवसर देके, उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने का अवसर देके, या उनकी बहुविध तरीकों से नामीकरण और पृथक्करण नहीं करना। निगेटिव पूछा था, निगेटिव का भाई निगेटिव आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 देखते हैं, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? बताइए। आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? परीक्षा के प्रति भय? नहीं। अधिगम के अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों को पहचाना? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आकलन का मुख्य कारण क्या है? मुख्य उद्देश्य कि अधिगम को अनुकूलतम बनाना है और उसके लिए विद्यार्थियों की खूबियाँ क्या है, चुनौतियाँ क्या है, उस चुनौती से निपटा कैसे जाए, यही इसका उद्देश्य है। प्रश्न 15 देखते हैं कि आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? अभिसारी थिंकिंग की? नहीं। डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़ाना है। स्वचिंतन की? कंठस्थीकरण नहीं करना है। निष्क्रिय अनुकरण बिल्कुल नहीं करना, मतलब दूसरों को नकल थोड़ी ना करना है। तो क्या हो जाएगा? स्वचिंतन, खुद से सोचने की, प्रतिबिंबन करने की अगर क्षमता का विकास होगा तो क्रिटिकल थिंकिंग अपने आप बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 देखते हैं, विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? बताइए। लो परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स इन स्कूल इंडिकेट्स दैट विद्यालय सभी विद्यालयों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं या योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं, या बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। बताइए। प्रश्न 16 में क्या आंसर हो जाएगा? कह रहा है कि जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, मतलब जो सुविधा वंचित सुविधा वंचित बच्चे होते हैं उनका निष्पादन ठीक ढंग से नहीं कर पाते विद्यालय। ऐसा क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यता को संबोधित नहीं कर पाता है, मतलब सभी की योग्यताओं और आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण नहीं कर सकता है विद्यालय। कर पाता है, कर सकता है लेकिन कर नहीं पाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 देखते हैं कि विकलांगता वैयक्तिक और सामाजिक कारणों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? बताइए। प्रश्न 17 का ऑप्शन देखते हैं, चिकित्सीय, दार्शनिकता, सामाजिक या मानवीय। तो ये चिकित्सीय बात थोड़ी ना कर रहा है, ये क्या कह रहा है? वैयक्तिक और सामाजिक कारणों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है ना। तो ये किसकी बात कर रहा है? सामाजिक प्रतिमान की ओर दृष्टिकोण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 है कि श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताइए। श्रवण बाधित वाला विद्यार्थी है तो उसका सफल समावेशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जानकारी प्रस्तुत करने की व्याख्यान विधि का सुन नहीं सकता, व्याख्यान थोड़ी ना करना है।
ओरल टेस्ट व्याख्यान की बात नहीं करनी है। साइन लैंग्वेज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए या फिर साइन लैंग्वेज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, हमें साइन लैंग्वेज की यूज करना है क्योंकि वह सुन नहीं सकता। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो, जो बोल सकें, जो हम बोल रहे हैं उसको दृश्यात्मक मतलब उसको संकेतों के द्वारा संबोधित भी करें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 देखते हैं कि मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावनाएं होती हैं? उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, नहीं। अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं, नहीं। यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डी। समाधान खोजने के प्रति इच्छा उनकी व्यक्त होती है, उनमें समाधान खोजने के प्रति इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 देखते हैं। प्रश्न 20 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD के बारे में बात कर रहा है कि वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती कौन सा प्रस्तुत करेगा? बताइए। ADHD वाले विद्यार्थियों के लिए हमें चुनौती प्रस्तुत करना है तो वह कौन सा कर सकता है? लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम पहुंच, विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, प्रदत्त कार्यों का छोटे छोटे प्रबंधी समूह में प्रस्तुत करना, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। तो चुनौती क्या प्रस्तुत करता है? ADHD मतलब क्या होती है? क्रियाशीलता अधिक होती है। तो उन बच्चों में चुनौती या दिक्कत किससे होती है? बिना किसी अंतराल के लंबी लंबी क्लासेज जो होती हैं, व्याख्यान होता है, उसमें उनको चुनौती महसूस होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 21 देखते हैं। कथन और तर्क है। कथन कह रहा है कि अभिकथन है कि अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह काम करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल ये बात तो सही है, प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। बिल्कुल ये भी सही है, ए और आर दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 देखते हैं। 22 क्या कह रहा है कि शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका का महत्व नहीं देती है? बताइए। सक्रिय भूमिका का महत्व नहीं देती है, सहपाठी सहभागिता देती है, अन्वेषण अधिगम देती है, पारस्परिक शिक्षण भी देती है। क्या कौन सी नहीं देती है? शिक्षण व्यवहार अनुकूलता, मतलब जो उनके व्यवहार के अनुकूल बात करना, जैसा शिक्षक बोले वैसे व्यवहार करना। तो निगेटिव पूछा, निगेटिव यही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 है। विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशील तरीके से सीखते हैं? बताइए। विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशील तरीके से सीखते हैं? निष्क्रिय अनुकरण से, पुरस्कार और दंड से, जिज्ञासा और अन्वेषण से, या कंठस्थीकरण से? निगेटिव। ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव। पॉजिटिव पूछा है, पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव। जिज्ञासा और अन्वेषण से विद्यार्थी बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विद्यार्थी के समस्या समाधान कौशल में बाधक बनेगा? बताइए। समस्या समाधान कौशल को विकास करना है तो कौन सा बाधक बनेगा? एनालॉजिकल थिंकिंग पॉजिटिव है, यह बाधक नहीं बनेगा। पर्सनल फिक्सड, बिल्कुल निगेटिव शब्द यही है। निगेटिव पूछा था। जो कार्यात्मक स्थिरता होती है, मतलब समस्या समाधान कौशल विकास करना। ये क्या होता है कि अगर आप एक तरीके से एक क्वेश्चन लगा लिए तो आप वही क्वेश्चन उतारने के लिए वही मतलब उसी तरीके का लगातार यूज करते रहते हैं, कुछ नया नहीं सीखना चाहते, वही बस अंक बदल देंगे, वही फार्मूला लगाते रहेंगे। तो यही है फंक्शनल फिक्सडनेस, जो समस्या समाधान कौशल में विकास में बाधक बनती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? तो विद्यार्थियों की जो वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, स्वयं जो बनाई गई होती हैं, उसको अध्यापक किस तरह संबोधित करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए उन अवधारणाओं की, ये गलत हो जाएगा, चर्चा हमें करनी है। विद्यार्थियों को किसी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति, ये भी निगेटिव, ये भी गलत है। सी है कि विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए, बिल्कुल उनके विचार साझा करने को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है? बताइए। बाह्य प्रेरणा कौन सा है? जिज्ञासा को संतुष्ट करना, ये तो आंतरिक है। समझ को समुन्नत करना, ये भी आंतरिक है। नकद पुरस्कार के लिए अधिगम, ये बाह्य है बिल्कुल। और किसी कौशल के लिए निपुणता करने के लिए अधिगम, ये भी आंतरिक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बाह्य प्रेरणा क्या होता है? मतलब किसी पुरस्कार आदि पाने के लिए वह बाह्य प्रेरणा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 देखते हैं। श्यामा अपनी असफलताओं के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? तो बार बार असफल होने से क्या आपकी जिज्ञासा बढ़ती है? नहीं। असहायता का सीखा हुआ भाव होता है, गर्व होता है, आशा नहीं होती। बार बार आप हारेंगे, बार बार असफल होंगे तो आपको गर्व महसूस होगा, आशा महसूस होगी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जिज्ञासा भी नहीं होगा। आपको क्या हो जाएगा? असहायता का सीखा हुआ भाव, मतलब आप अपने आप को असहाय महसूस करेंगे, आप अपने आप को अकेला असहाय महसूस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 28 देखते हैं कि आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? आप इन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। बिल्कुल आप इसी युक्ति से बचना है कि निष्क्रिय रूप से आप कभी नहीं करना है। तो इसमें पूछ रहा था किससे बचना चाहते हैं, तो आपको इसी से बचना है। निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए नहीं कहेंगे। आप उनके पूर्व ज्ञान से संबंध बनाएंगे, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे बिल्कुल, और एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पलर कॉन्सेप्ट से समझाएंगे। बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन आपको निष्क्रिय रूप से उन्हें रटवाना नहीं है। प्रश्न 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? बताइए, व्यक्तिगत कारक पूछ रहा है जो अधिगम को प्रभावित करेगा। स्कूली माहौल, ये तो व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिक है। सांस्कृतिक संदर्भ भी सामाजिक, अध्यापक पेडालॉजी भी सामाजिक है। आनुवंशिकता जो होती है वह व्यक्तिगत कारक होता है। तो आनुवंशिकता जो होती है वह व्यक्तिगत कारक होता है ना। आप लंबे पैदा हुए हैं, आप छोटे हैं, आपकी बुद्धि थोड़ी सी कमज़ोर है, आपके शरीर कमज़ोर है, तो ये क्या है? आनुवंशिक कारण है, ये सामाजिक कारक थोड़ी ना है। और अधिगम ये ऐसे प्रभावित करेगा आप, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 30 है कि अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? बताइए, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? पाठ प्रदान करना नकारात्मकता नहीं है। निराशा का भाव, बिल्कुल नकारात्मक रूप से पूछ रहा था, निगेटिव पूछ रहा था। निराशा क्या है? निगेटिव है। निगेटिव को भाई निगेटिव। तो प्रश्न 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर, आज हमने 6 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था CDP का, उसके 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारी एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन क्लासेस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। आप उस लिंक से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि सारी क्लासेस की PDF आपको दे दी जा सके। चलिए फिर, धन्यवाद।